नमस्कार दोस्तों। आज WNA की तीसरा शो लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि हमने पिछले सोच में बताया है कि किस तरह से हम सभी मुद्दों को क्लियर करके आपके सामने 15-20 मिनट के अंदर ऐसी सटीक नॉलेज रखते हैं जो आप कोई भी टीवी चैनल देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल देख लीजिए, इतने कम टाइम पे इतना रिच नॉलेज आपको नहीं दे पाएंगे। ये दावे के साथ कहते हैं। दूसरा पॉइंट, हम ऐसी न्यूज लेके आते हैं जो एक अच्छा इंसान बनाएगी, एक जागरूक इंसान बनाएगी और एक आपको सही और गलत चीज़ों को एक अपना आइडिया देगी कि क्या होना चाहिए। इसी सीरीज में हम लेके आए हैं पहले WNA में पॉलिटी में यदि हम बात करते हैं, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मानसून सेशन में अब आपने बहुत न्यूज़ देखा होगा कि जो अपोजिशन पार्टी के बहुत सारे MPs को सस्पेंड कर दिया गया और बहुत सारा शोर शराबा हुआ, हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा कई बार और कितना ज़्यादा न्यूज़ में आया। उन्हीं सब को लेके बात करते हैं। पहला मुद्दा है सस्पेंशन ऑफ MP। सस्पेंशन ऑफ MP देखिए क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ MP दो टाइप के होते हैं, या तो लोकसभा में होगा या तो राज्यसभा में होगा। यदि लोकसभा की बात करें तो उसमें से स्पीकर मेन होता है, हेड होता है, और यदि राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन हेड होता है। चेयरमैन का मतलब क्या हो गया? एक्स ऑफिसो चेयरमैन मीन्स उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि अभी धनखड़ जी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो ऑटोमेटिक चेयरमैन हो जाएंगे, किसके? राज्यसभा के। अच्छा, अब MP का सस्पेंशन कैसे होता है? यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए हमको मोशन पास करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। यदि वो मोशन हमारा पास हो गया तो वो सर्टेन टाइम के लिए वो MP जितने टाइम के लिए मोशन इनिशिएट किया जाएगा, यदि वो मोशन पास हो गया तो उतने टाइम के लिए वो MP सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो इसके बाद अपने आप उसका सस्पेंशन कैंसिल हो जाएगा। मान ले 5 दिन के लिए है तो 5 दिन बाद वो अपने आप हाउस को ज्वाइन कर सकता है। ये तो बात हो गई राज्यसभा की। यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर के पास अपनी स्पेशल पावर होती है। इस समय जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी हैं, तो उनके पास स्पेशल पावर होती है। स्पेशल पावर क्या होती है कि विदाउट मोशन ही कैन प्रेस द बेल, अपनी घंटी बजाएंगे और उसी के थ्रू ही वो सस्पेंस कर सकते हैं। एक होता है रूल नंबर 374A के तहत स्पीकर के पास एक स्पेशल पावर होती है। अच्छा, स्पीकर के पास स्पेशल पावर हो गई और इस पे मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद क्या होता है कि अब डिफिनिट पीरियड के लिए जितना भी टाइम रहेगा, इससे कम टाइम भी हो सकता है, और यदि इनडिफिनिट पीरियड के लिए हो जाए, मतलब टाइम पीरियड मेंशन ना हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम अगला मुद्दा लेके आते हैं CJI UU ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हमारे जो NV रमन्ना जी हैं वो रिटायर होने वाले हैं। अब इसके बाद जो नए चीफ जस्टिस हैं वो UU ललित। अच्छा, ये होता कैसे है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको लिए आपको सबसे पहले जो हमारे पुराने चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना, वो क्या करते हैं? वो इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करेंगे क्या कि किसको जज होना चाहिए। देखो 1993 में सेकंड जजेस केस में ये बताया गया कि जो पहले प्रोसेस था उसको कैंसिल करके ये बोला गया कि जो चीफ सीनियर मोस्ट जज हैं उसको कौन रिकमेंड करेंगे? CJI जो NV रमन्ना जी रिकमेंड करेंगे। वो किसको नाम भेजेंगे? लॉ मिनिस्टर को। और लॉ मिनिस्टर किसको नाम भेजेंगे? प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर किसको नाम भेजेंगे? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। तो इससे थ्रू क्या हो जाएगा? वो पूरा जजमेंट यो चीफ जस्टिस जी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अच्छा, एक दो पॉइंट और इनके विषय में बहुत रोचक है कि ये जो जस्टिस हैं ये सिर्फ 3 महीने के लिए बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 65 ईयर जो एज होती है वो इनकी कंप्लीट हो रही है और ये 8 नवंबर तक 2022 तक ही ये 3 महीने के लेस देन 3 महीने, आप 3 मंथ बोल सकते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं। अब इनका भी 24 को या
रणबीर रमन्ना जी का जो टेनर खत्म हो रहा है, इसके बाद ही उनका नाम आएगा। अच्छा, फ्लैग कोड की बात करते हैं 2022 की। देखो, फ्लैग कोड अमेंडमेंट किया गया है। इसके तहत अभी ये था 21 जुलाई को अमेंडमेंट किया गया है कि आप पहले ये था कि आप दिन में ही तिरंगा को, जब सन निकलता है और सन अस्त होने से पहले, सनसेट होने से पहले, सनराइज एंड सनसेट के बिटवीन ही तिरंगा को आप फैला सकते थे। लेकिन अब ये बोला गया है कि आप डे और नाइट में ही तिरंगा को कभी भी किसी भी टाइम पे आप फहरा सकते हैं। ये किसमें फ्लैग अमेंडमेंट कोड ऐड किया गया। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि क्या है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जो आज़ादी के 75 साल हैं जो हो रहे हैं, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम हर घर तिरंगा, आज़ादी और देशभक्ति को प्रमोट करने के लिए ये हर घर तिरंगा कैंपेन लाया गया है। अच्छा, हर घर तिरंगा देखिए प्रोग्राम है, सब लोग, आप लोग 15 अगस्त आने वाला है और उसमें से आप सब लोग देखते हो कि जो हमारा झंडा होता है, फ्लैग होता है, उसमें से कुछ पॉइंट हमको याद रखने वाली बात है। जब भी हम झंडा लगाते हैं कहीं पे, तो ग्रीन कलर सबसे डाउनवर्ड होता है, बीच में क्या होता है, मिडिल में व्हाइट होता है, ऊपर सैफरॉन होता है। हर एक कलर की अपनी एक मीनिंग है। कैसे है? सैफरॉन की यदि बात करते हैं हम, तो इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ एंड करेज, आप साहसी हैं, शक्तिशाली हैं, ये इसकी मीनिंग होती है। व्हाइट कलर की बात करते हैं, ये इसमें से अशोक चक्र होता है, 24 नीडल्स होती हैं बीच में, और ये पीस, ये शांति का प्रतीक होता है कि हमें आपस में शांति बना के रखनी है। दूसरा पॉइंट इसमें ग्रीन कलर ये बताता है फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, और हमारी प्रोग्रेस को ये डिफाइन करता है। तो ये तिरंगे का प्रतीक होता है। ये वेंकैया नायडू, ये जो हैं, उन्होंने डिजाइन किया था सर। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये हो गया फ्लैग कोड हो गया। इन्फ्लेशन की थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। महंगाई के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि किस तरह से हमारी जो बजट है वो बिगड़ता है। देखिए, है क्या, आप जानते हैं पिछली क्लासेस में भी हमने महंगाई के विषय में कई बार बात किया है, जीएसटी। देखो, यदि कमोडिटी एक होता है इसमें से रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? वो जिस रेट से बैंकों को पैसा देता है, कौन? आरबीआई। तो यदि रेपो रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। यदि प्राइस इंक्रीज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? आपका टैक्स ज्यादा आएगा, और टैक्स यदि ज्यादा आएगा तो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा। रेवेन्यू कलेक्शन अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। आप सिंपल सी बात करो, यदि चीजें महंगी होंगी, इसका मतलब क्या है कि वहां पे मनी सप्लाई ज्यादा है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस के लिए टैक्स बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो इस समय बहुत सारे अपोजिशन पार्टी हैं, आप चाहे वो पार्लियामेंट में उठा रही महंगाई के मुद्दे की, रेपो रेट बढ़ा दिया, ये कर दिया, उससे जीएसटी में इफेक्ट आया। तो जीएसटी के एक जीएसटी काउंसिल है, वो अपने डिसीजन लेती है, और जीएसटी काउंसिल का जो कंपोजिशन है उसमें से स्टेट के मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो कहीं इसमें फिनांस मिनिस्टर ही हेड होता है, लेकिन स्टेट का कंपोजिशन भी होता है, वो सभी के बहुमत से वो प्रस्ताव पारित किया जाता है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इंडिया आईबीएक्स की बात करते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च हुआ है। सबको मालूम है कि मोदी जी या प्राइम मिनिस्टर जी गुजरात के हैं, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद से लॉन्च हुआ है। इसका ये है बेसिकली कि अभी तक जितना भी हम एक्सचेंज कहते थे ज्वेलरी का है, उसके लिए क्या था कि हम आरबीआई को ही अलाउ होता था कि आरबीआई गोल्ड को परचेज कर सकता था, सेल कर सकता था, ओनली आरबीआई अप्रूव कर सकता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि मार्केट को इन्होंने क्वालिफाइड ज्वेलर्स को डायरेक्टली इंपोर्ट गोल्ड कर सकते हैं। विदेशों से यदि आपको गोल्ड इंपोर्ट करना है तो आप डायरेक्टली आपको आईबीएक्स में, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में रजिस्टर करना होगा, और इसके तहत आप डायरेक्टली फॉरेन से गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इंडियन और सेंट्रल अथॉरिटी है, इसके लिए वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, IFSCA, ठीक है। और 2009 में इसको बनाया गया है।
अब इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसको लिबरलाइज किया जा रहा है, उसको फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, और इस मार्केट के फ्लेक्सिबल होने से तहत बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। अच्छा, दूसरे पॉइंट ये होते हैं एथिक्स के मुद्दे। होपफुली हमने पॉलिटी के मुद्दे देख लिए। अब आगे बात करते हैं एथिक्स के। एथिक्स के मुद्दों की बात करने के लिए प्योरिटी ऑफ मीन्स, प्योरिटी ऑफ मीन्स में यदि मैं बताना चाहूं सबसे पहले तो प्योरिटी ऑफ मीन्स में आपने एक्साइज पॉलिसी, जो शराब पॉलिसी जिसको बोलते हो आप, ठीक है, पॉलिसी जो दिल्ली में है, आपने नाम सुना होगा, बहुत समय इस समय वो चल रहा है। तो प्योरिटी ऑफ मीन्स में क्या है कि जितनी भी रेगुलेटरी हैं शराब की दुकानें हैं, उनको सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी। मतलब पूरा पैसा, क्यों? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, उसने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल कर दिए, तो इसके लिए भाई पैसा चाहिए। तो क्या प्योरिटी ऑफ मीन्स, गांधी जी हमेशा कहते थे कि साधन आपका अच्छा होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। मतलब कि आप क्या तरीके, किस तरीके से पैसा कमाते हैं ये मैटर करना, ये नहीं कि आप गलत काम करके आप एक बहुत अच्छे काम दान पुण्य करें, उधर एक दूसरे के पास, उधर आपने दारू पिलाया लोगों को, उससे पैसा कमाया, फिर आप दान पुण्य कर रहे हैं। तो ये प्योरिटी ऑफ मीन्स नहीं, गांधी जी के प्रिंसिपल के अनुसार ये प्योरिटी ऑफ मीन्स नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स की हम बात करते हैं। एक अच्छे इंसान को बनने के लिए उसको अपने शब्दों के ऊपर हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। आपने अभी एक दो हफ्ते पहले मुद्दा देखा होगा पार्लियामेंट में, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित किया, जिससे बहुत सारा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया दोनों पक्षों में। बाद में उन्होंने माफी मांगी, वो बात अलग है, लेकिन क्या जेंडर न्यूट्रल शब्द का हमेशा यूज करना चाहिए? वे एक अच्छे इंसान के लिए, एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए होते हैं। महामहिम है, महापौर है, बहुत सारे जो शब्द लाए गए हैं इनका यूज करते रहना चाहिए। मेडिकल एथिक्स की बात करते हैं। मेडिकल एथिक्स में आपने अभी रिसेंट का मुद्दा बताते हूँ कि जब भी ईडी की बात आती है तो यदि किसी बड़े नेता को, बड़े लीडर को अरेस्ट करने पर जाती है तो वो कहता है कि कभी मेरे सीने में दर्द है, कभी मुझे पेन हो रहा है, कभी मेरी तबीयत खराब है, ऐसे बीसों बहाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे ईडी की हिरासत में जेल ना जाना पड़े। तो वे उनको फिर ईडी कहाँ पे ले जाती है? मेडिकल टेस्ट करवाती है, चलो भैया मेडिकल में ले चलो, ठीक है। अब मेडिकल में लेके गए तो वहाँ पे यदि मेडिकल एथिक्स में डॉक्टर लोग, जिससे अभी पार्थ चटर्जी हैं, अर्पिता मुखर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो महान वेस्ट बंगाल में किस तरह से स्कैम हुआ सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनका पहले मेडिकल टेस्ट करवाया गया, बाद में पाया गया कि नहीं ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ये बहाने बना रहे हैं। तो मेडिकल एथिक्स आती है, मतलब डॉक्टरों के लिए कि क्यों कि वे हमेशा मेडिकल एथिक्स में ये है कि हम हमेशा मरीज के न्याय के लिए ही हमेशा सर्वधर्म समर्पित रहेंगे। मतलब डॉक्टर लोग यदि अपना काम सही से करेंगे तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। स्पिरिट ऑफ द क्रॉप्स एक मामला यहाँ पे है। आपने पंजाब में अभी क्या था कि एक मिनिस्टर गए थे, एजुकेशन मिनिस्टर, किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक गद्दा पड़ा हुआ था और उसमें कुछ डस्टबिन पड़ी हुई थी। तो वहाँ वाइस चांसलर थे, जब देख रहे थे तो वहाँ पे बोला कि ये सब क्यों पड़ा हुआ है। तो वाइस चांसलर और जो एम्प्लॉय थे, तो मिनिस्टर ने वाइस चांसलर को सभी एम्प्लॉय के सामने बोला कि आपकी गलती है, जबकि गद्दा उठाना या कुछ काम करना ये उसकी वाइस चांसलर की जिम्मेदारी नहीं होती। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि स्पिरिट ऑफ डिक्रोप्स, स्पिरिट ऑफ डिक्रोप्स का मतलब क्या होता है कि जिसे आप कई बार देखते हो कि कोई मिनिस्टर दौरे में जाते हैं, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उनको कभी कभी अशब्द बोल देते हैं,
तो इस केस में दोनों में जब भी कभी केस आता है अधिकारियों के पास, तो उनमें भी स्पिरिट ऑफ डिकोर का प्रस्ताव बहुत कम होता है। मतलब यदि वो सोचते हैं कि नहीं, हमको सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, मान लो कोई केस आया और उसमें उन लोगों ने फंसने की हो, तो नहीं अब ये तो फंसने वाला है, तो फिर उसके साथ स्पिरिट ऑफ डिकोर को वो ध्यान नहीं रखते। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एथिक्स का मतलब यही है, हमको एक अच्छा इंसान बनना है, हमको मीन्स और साधन में बिलीव करना है, हमको अच्छे काम में गांधी जी के एथिक्स में बिलीव करनी है, ये सब चीज़ों को याद देखना। IR की यदि हम बात करते हैं, IR में बात करते हैं कि ताइवान का मुद्दा आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया में ओम बिरला जी हैं, लोअर हाउस के स्पीकर लोकसभा के, इसी तरह अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेता जो बाइडेन हैं, उनके इस समय स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। अब उन्होंने हाल ही में ताइवान को विजिट किया, और ताइवान एक छोटा सा ईस्ट साइड में एक शहर है या आइलैंड है, जिसको चाइना अपना मानता है। और चाइना ने ये बोल रखा है कि हमारे परमिशन के बिना कोई यहाँ पे आएगा नहीं। 25 साल पहले भी एक दूसरे प्रेसिडेंट स्पीकर आए थे अमेरिका से, उस समय भी तनातनी हुई थी, और चाइना के मना करने के बाद भी नैन्सी पेलोसी जी आई। इससे क्या हुआ, सीख लेने की जरूरत है। अभी यह सब किसी को भूला नहीं हुआ होगा कि किस तरह से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर वार किया, और उस वार का खामियाजा क्या मिला सबके सामने है। अमेरिका बहुत समय में कहता है कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब बात आती है साथ देने की, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वार। तो अब ताइवान के पास जो सीमा है, वहां पे जितने भी फाइटर जेट हैं चीन के, वो उड़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं अब रसिया जिस तरह से यूक्रेन के साथ किया है, चाइना उस तरह से ताइवान के साथ कर सकता है। क्लियर? अच्छा, तो ये चीज आने वाले समय पे भारत को भी ध्यान देने की जरूरत है, और ताइवान को भी। अब देखते हैं I9X एक मिसाइल है। अभी हाल ही में अल जवाहिरिया एक अलकायदा का लीडर टेररिस्ट है, जिसको अमेरिका ने अभी मारा है काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी। तो उसमें से ये है कि किस तरह से उसने मारा है। ये एक मिसाइल है, जो ये मिसाइल है विस्फोट नहीं करती, इसमें ब्लेड लगे होते हैं, ये जाके सीधे टारगेट पे हिट करते हैं। 6 ब्लेड लगे होते हैं। 9/11 के आतंकी हमले में भी इसका हाथ है, अलकायदा का। तो ये क्या है, एक मिसाइल है जो विस्फोटक नहीं होती है, ये ब्लेड से सीधे टारगेट पे वार करती है। होपफुली समझ में आ गया I9X। क्योंकि I9X ये मिसाइल सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है ना कि हमारे लिए अलकायदा ये टेररिस्ट ग्रुप इंपॉर्टेंट है। हम्बनटोटा एक पोर्ट है श्रीलंका के में, जिसको 99 ईयर के लिए अभी लिया है किसने, चाइना ने लीज पे लिया हुआ है। वहां पे अपने आप को इसको डेवलप कर रहा है। अब एक पनडुब्बी आई है चाइना से उसको विजिट के लिए। हालांकि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया के अरिंदम बख्शी जो हैं, उन्होंने बयान जारी किया कि हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो साउथ का रीजन है, इंडिया के साउथ का रीजन है, वहाँ पे जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर हैं, उनकी जासूसी ना हो पाए चाइना के द्वारा, इस वजह से इंडिया ने उसको एतराज दर्शाया। इससे पहले भी 1-2 बार आए हैं, पहले भी एतराज जताया। होपफुली क्लियर होगा। हम्बनटोटा का ये रोल है। हम्बनटोटा आपने जाना है कि श्रीलंका में है। श्रीलंका किस तरह से लोन डिप्लोमेसी देता है, सस्ते ब्याज पे लोन देता है, और फिर जब वो चुका नहीं पाता तो उस रिसोर्स को अपने अंडर में कर लेता है। नगोर्नो कराबाख एक रीजन है, हिल एरिया है। कहाँ पे? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। ये 2 देश हैं, ये बीच में, ये अभी इस समय ये अजरबैजान के रीजन में, अजरबैजान में है। और ये अभी
तक का जो ये है, इसमें ये बताया गया है कि कितने बहुत सारे 1988 से ये चल रहा है और अभी तक कोई क्लियर डिस्प्यूट है इन दोनों में। वो कहता है हमारा है, वो कहता है हमारा है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है और जिसके तहत ये अभी न्यूज में आया हुआ है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो हमने इतने सारे न्यूज डिस्कस किए और WNA की जो सीरीज है चल रही है, आप सब लोग देख रहे होंगे। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। आप ये भी बताइए कि और कैसे इसको और इनरिचमेंट किया जा सकता है। मेरा कोशिश ये रहेगा है कि जो भी इंसान इस वीडियो को देखे वे कुछ ना कुछ ज़रूर अपने नॉलेज में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव लाए और आगे कुछ सोसाइटी को दे सके। वे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो दोस्तों, होपफुली हमने मुद्दे देख लिए हैं और अब हर संडे को हम ये सीरीज लेके आएंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी। यदि किसी सुधार है तो उसके लिए बताइए। धन्यवाद।